बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि आप किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन उसकी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बने। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। चीन के सदर ने कहा है कि आलमी मंजरनामे में तब्दीलियों के बावजूद चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि PTI के चेयरमैन को 2018 में मुसल्लत किया गया। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सैयद रिजवान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब, चीन के सदर की जानिब से क्योंकि CPEC के 10 साल मुकम्मल हो गए और अब दूसरे मरहले में दाखिल हो गए, उस पर एक पैगाम दिया गया और कहा गया कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया, चीन ने हमेशा मुखलिस दोस्त होने का सबूत दिया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और चीन सफारती महाज पर और सियासी महाज पर हमेशा बैनुल-अक़वामी सतह पर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए हैं और हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। और इस हवाले से जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरात जब पाकिस्तान पर मंडला रहे थे, तो उस वक्त भी अगर अमलन किसी मुल्क ने पाकिस्तान का साथ दिया है तो वो चीन ने दिया है। आप जानते हैं कि किस तरह $5 अरब के जो कर्जाजात थे चीन के, उनको चीन की तरफ से, चीनी हुकूमत की तरफ से रोल ओवर किया गया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने में मदद की गई। ना सिर्फ कर्जाजात को रोल ओवर करने में जो है वो चीन ने किरदार अदा किया, बल्कि जो IMF के साथ मामला तय हुए हैं उसमें भी अपना किरदार अदा किया। उनमें भी अपना किरदार उमर साहब इस तरह अदा किया कि जो IMF का जो शेयर होल्डर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो अमेरिका है जी। और इसमें अमेरिका के 16.5% तक जो शेयर्स हैं वो अमेरिका के पास हैं। सही। इसलिए जो IMF का बोर्ड है उसमें अमेरिका का असर रसूख जो है वो सबसे ज्यादा। उसके बाद जिन दो ममालिक का IMF के बोर्ड के अंदर जो अमल दखल है वो चीन और जापान है। चीन और जापान के पास 6% जो हैं वो शेयर्स हैं, वो शेयर होल्डर हैं IMF के अंदर। तो वहां पर भी जो चीन की तरफ से किरदार अदा किया। सही। और देखिए जो और अब ये CPEC के जो दूसरे मरहले जो पे चीनी सदर की तरफ से जो है CPEC की 10वीं सालगिरह पर जो बयान जारी किया गया, जो पैगाम जारी किया गया है, उसमें चीनी सदर की तरफ से CPEC के साथ एक उनकी जो ओनरशिप है, क्योंकि CPEC की जो बुनियाद है वो चीनी सदर और साबिक वजीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने रखी थी। तो इस पैगाम के जरिए एक बार फिर चीनी सदर की तरफ से, चीनी हुकूमत की तरफ से CPEC के साथ जो है वो अपनी जो ओनरशिप है उसका इजहार किया गया है। और देखिए कि जो CPEC का पहला मरहला था, वो आप जानते हैं कि खुश असलूबी के साथ अब जो है वो उसके नतायज जो हैं वो बड़ी हद तक हासिल हो चुके हैं और $30 अरब की जो सरमायाकारी है वो CPEC में पाकिस्तान में हो चुकी है। बदकिस्मती से कुछ मनसूबाजात CPEC के जिनमें इंडस्ट्रियल जोन जो है वो 9 के करीब जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर CPEC के रूट पर बनाए जाने थे। वो जो इंडस्ट्रियल जोन थे वो साबिक PTI के दौरे हुकूमत व इल्तबा का शिकार रहे, उनमें कोई पेशरफ्त ना हुई साजिश का शिकार और जिसका पाकिस्तान को नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में CPEC के तहत जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अमल मुकम्मल होना था वो मुकम्मल नहीं हो सका और ये काम जो था ये 2020 में होना था। और बदकिस्मती से फिर जिन चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान के इन इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर सरमायाकारी करनी थी, टेक्नोलॉजी लेकर आना थी, फिर वो कंपनियां मायूस होकर वियतनाम चली गई, कंबोडिया चली गई नुकसान हुआ और दीगर जो ममालिक हैं वहां पर उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है वो मुंतकिल कर ली। लेकिन जो बात आप फरमा रहे हैं
कि अब सी पैक का चीनी नए वजीर आजम के दौरे पाकिस्तान से जिन 6 मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, उसके तहत अब पाकिस्तान में सी पैक का दूसरा मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। और इसके तहत कल ही अभी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने तुर्किया को भी दावत दी है कि वो भी सी पैक का जो है वो हिस्सा बने। और मैं समझता हूँ आखिरी जुमला कहना चाहूंगा, मैं समझता हूँ कि सी पैक जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते और पूरे रीजन के लिए जो है वो गेम चेंजर होगा। रिजवान साहब, आप किस तरीके से देखते हैं सी पैक के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि सनती जोन लगेंगे, अगर सी पैक के जरिए इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, सड़कें बनेंगी और दीगर प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जी बिलाशुबा सी पैक जो है वो साबिक दौरे हुकूमत में 2018 के बाद जो है उसमें अनड्यू डिले आया और सुस्त रवि का शिकार हुआ। काफ़ी सारी कंपनीज, जिस तरह चौधरी खालिद साहब ने बात की कि वो यहाँ से अपना काम समेट के दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो गई, तो लामहल्ला तौर पे इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तानी अवाम को हुआ, गवर्नमेंट को हुआ, पाकिस्तानी अवाम को हुआ, पूरे खित्ते को हुआ। अगर ये काम टाइमली मुकम्मल होता तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल शुरू होना था, उसके बाद जो तवानाई के प्रोजेक्ट्स थे, अभी देखें कि लोड शेडिंग का दोबारा से एक सिलसिला शुरू हो गया, तो ये मसाइल जो हैं ये काफ़ी हद तक हल हो जाते अगर ये मामला उसी तरह स्मूथली चलता रहता। तो जानबूझ के इसको डिले किया गया, जिसके नतायज जो है पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है फाइनेंशियल और मुआशी मसाइल की सूरत में। तो इसमें 2018 के बाद जो है काफ़ी सारी कंपनीज थी जिन्होंने यहाँ से पैकअप किया और वो यहाँ से निकल गई। इल्ज़ामात भी लगते रहे, चाइना पे जो है खुसूसन टारगेट किया गया कि कभी ऑरेंज लाइन मेट्रो को कहा गया कि स्कैंडलाइज करने की कोशिश। काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स थे, आप देखें, आप या मैं या कोई भी सिटीजन जब ऑरेंज लाइन पे, मेट्रो पे या फिर स्पीडो पे सफ़र करता है इस गर्मी के मौसम में, तो उसे फील होता है कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कंट्रोवर्शियल किया गया। उसके अलावा जो यहाँ पे सफाई के प्रोजेक्ट्स में टर्किश कंपनियां काम कर रही थी, उन पे घेरा तंग किया गया ताकि वो यहाँ से भागें, और बिलाखिर वो कंपनियां यहाँ से अपना जितना भी उनका यहाँ पे मामला थे उनको उन्होंने समेटा। और प्राइम मिनिस्टर ये बात कहते हैं कि दोस्त ममालिक को पीटीआई ने जो है वो नाराज कर दिया था अपने दौर इक़्तिदार में। देखिए, मसनूई जो एहतसाब का एक नारा लगा के यहाँ पे सिस्टम लाया गया, सिस्टम को इम्पोज किया गया, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। चूंकि यहाँ पे आपने टर्किश कंपनियों के गिर्द घेरा तंग किया, जो चीनी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही थी उनको आपने बड़ा तंग किया, और जो प्रोजेक्ट्स थे बड़े, जो मेगा प्रोजेक्ट थे, 2018 के बाद जो है कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं आया। जो बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे थे या डेवलपमेंट के जो बड़े मनसूबाजात जिन पे काम हुआ, सबसे बड़ा हमला जो उन्होंने किया आखिर में वो पाक अमेरिका तल्लुकात पर भी किया। हाँ, वो भी किया, लेकिन हम अभी प्रोजेक्ट्स के हवाले से जिस तरह बात करें आप कि वाकई मसनूई एक एटमॉस्फेयर बनाया गया कि तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं इनमें किकबैक्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। हालांकि ये बड़े अवामी फलाह के मंसूबे थे। आप देखें इन प्रोजेक्ट्स का कि ऑरेंज लाइन, फिर उसके मेट्रो है, पर्पल लाइन है, या जितने भी ये एक बिछाया जाना था यहाँ पे सारा सिस्टम, उसके जो लाहौर के मसाइल हैं बिलखुसूस कैपिटल के, ये मसाइल ट्रांसपोर्टेशन के, इनका सोल्यूशन यही था कि ये सारी लाइंस मुकम्मल होती तो ये जितना कंजेशन है सड़कों के ऊपर, कई कई घंटे जो है वो रोड ब्लॉक रहते हैं, ट्रैफिक जैम रहती है, तो ये सारे मसाइल हल हो जाने थे। अभी देखें कि जो एक रूट है मेट्रो का, उसके ऊपर, या फिर जो ऑरेंज लाइन का रूट है, वहाँ पे मैं कई सरकारी ऑफिसर्स को, सरकारी मुलाजमीन को देखता हूँ जो कि अपनी गाड़ियाँ आके पार्क करते हैं टर्मिनल पे और वहाँ से ऑरेंज लाइन में बैठते हैं और शहर के एक कोने से 30-35 रुपए दे के दूसरे कोने में चले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अब रोजगार के लिए जाना होता है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और इसके जो बेनिफिशरी थे वो अवाम थे, और अभी भी जो इस्तेफादा कर रहे हैं, आप देखें ऑरेंज लाइन के अंदर या मेट्रो के अंदर जगह नहीं मिलती, बैठने की जगह नहीं होती। वजह क्या है कि इतना ज्यादा लोड था। और ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ जो उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, ये उनका है, लेकिन इन मंसूबों को टारगेट किया जाता था पीटीआई की जानिब से। जानबूझ के इन तमाम प्रोजेक्ट्स को कंट्रोवर्शियल किया गया, और उसका नुकसान क्या हुआ, जब 2018 में पिछली गवर्नमेंट आई, उसके बाद जहां जहां पे भी प्रोजेक्ट जो चल रहे थे और जहां पे भी फाइनेंस इन्वॉल्व था, पैसा इन्वॉल्व था, सरकारी ऑफिसर्स ने वहां पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और वो प्रोजेक्ट्स वहीं पे रुक गए, और उसके बाद जानबूझ के अवाम का नुकसान किया गया।
इसका ये जितनी भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई और मसनूई एक एहतसाब का निज़ाम था जिसे इम्पोज किया गया, इसका एक मकसद तो मुखालिफिन को रगड़ा लगाना था। उसके साथ साथ इसका जो इम्पैक्ट आया वो अवामी जो प्रोजेक्ट्स थे उन पे आया, डिले भी हो गया। कि जहाँ जहाँ पैसा, जाहिर है प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पैसे से होते सही। हैं। जब आप उनको कंट्रोवर्शियल कर देते हैं कि ये सारे काम और ये सारे मामला जो हैं किकबैक्स के लिए किए जाते हैं, कमीशन के चक्कर में किए जाते हैं, उसके बाद जाहिर है आप एक नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं कि प्रोजेक्ट कोई नहीं किया जाएगा। जाहिर है प्रोजेक्ट तो आप खुद ही कहते हैं कि जी ये किकबैक्स के लिए हैं, तो उसका नुकसान अवाम को है। वो पैसा जो है, जो एक साइकिल चलता है, एक प्रोजेक्ट जब चल रहा होता है, सीमेंट वाले को कारोबार काम मिलता है, लेबर को काम मिलता है, सरिये वाले का सरिया साल मिलता बाद है, और प्राइसेस है, बिल्कुल ठीक तो है। वो एक साइकिल चलता है इकोनॉमिक, वो सारा साइकिल आपने रोक दिया, सही। जिसका नुकसान जो है ओवरऑल पूरे मुल्क को हुआ, पूरे मुल्क की आवाम को हुआ, और अभी तक आवाम उसको भुगत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और रिजवान साहब, जिस तरीके से बात करें कि आज जो मुल्क के मईशत की जो सिचुएशन ख़राब है, उसके ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन्होंने जानबूझ के जो है वो बारूदी सुरंगें जो है वो बिछा कर गए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई की हुकूमत ने अपने 4.25 साल के दौरान मुल्क के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देने की बजाय, मेगा प्रोजेक्ट बनाने की बजाय, जो पहले से नून लीग के दौरे हुकूमत में जो मनसूबाजात शुरू किए गए थे, उनको भी मुकम्मल किए कार्रवाई गए का थे, निशाना उनको हदफ बनाया, उनको टारगेट किया। और यही वजह है कि अगर आप तवानाई के कारखाने देखें तो वो सी पैक के तहत नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में लगाए गए, और 14,000 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में उस वक्त शामिल की गई जब 20-20 घंटे की 2013 में लोड शेडिंग होती थी। सही। और जबकि पीटीआई के दौरे हुकूमत में उमर साहब 1 मेगावाट बिजली जो भी है, अब वो भी पैदा वही बात तो नहीं रिजवान साहब भी हुई। कर रहे हैं ना खालिद साहब, के अफसरों तक को जो है वो, सरकारी अफसरान तक को जो है वो डरा दिया गया, उन्हें जो है वो टारगेट किया गया। अवामी प्रोजेक्ट जो फलाह बहबूद के थे उनको रुकवा दिया गया। अच्छा, एक प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया, जो लाहौर की मेट्रो बस को जो टारगेट करते थे, फिर उसके बाद जो पेशावर में उनका बीआरटी का मंसूबा था वो शुरू किया गया, लेकिन वो अपने दौरे हुकूमत में ये इस मंसूबे को भी मुकम्मल करने में नाकाम रहे। और लाहौर मेट्रो बस का जो मंसूबा था उसकी जंगला बस कभी किसी तरीके 30 से 32 अरब रुपए उस पर लागत आई, जबकि जो बीआरटी का मंसूबा है वो अभी तक नामुकम्मल है, लेकिन उसकी लागत 100 अरब रुपए से जो है वो बढ़ चुकी है। और ये सारा मैं आपको बताऊं, एशिया डेवलपमेंट बैंक का जो लोन है, कर्जा है, उस पर जो है ये मंसूबा बीआरटी का बनाया गया। जबकि लाहौर में जो मेट्रो बस का मंसूबा था वो उस वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की वजारत आला के दौर में पंजाब के अपने जो वसाइल थे वहाँ से जो है वो वसाइल अरेंज किए गए, और उसके तहत जो है ये मंसूबा मुकम्मल किया गया। कोई एक पाई भी जो है वो कर्जा इस मंसूबे के लिए नहीं लिया गया। और अभी ये जो 14-15 माह की इत्तेहादी हुकूमत है वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो क़यादत में, तो इसमें भी अगर आप देखें तो आपको जो है वो मंसूबों की यलगार नजर आएगी। और इस मुख्तसर अरसे में भी जो है वो इत्तेहादी हुकूमत ने 5,000 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल की। इन्होंने क्या किया कि जो कारखाने नून लीग के दौरे हुकूमत में कायम किए गए तवानाई के, उन कारखानों को भी जो है फुल कैपेसिटी के मुताबिक जो है पिछले दौरे हुकूमत में, पीटीआई के दौरे हुकूमत में नहीं चलाया गया। और आप जानते हैं कि किस तरह शदीद तरीन जो लोड शेडिंग है उसका जो है 4 साल के दौरान जो है वो इसीलिए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब साहिबा ने यह भी कहा कि 2018 में पीटीआई को मुसल्लत किया गया, और उसके बाद की नताइज की वजह से, क्योंकि 2017 का पाकिस्तान हम देखें तो जीडीपी कहाँ पर पहुँच चुकी थी, पाकिस्तान एक तरक्की की राह पर था जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, लेकिन फिर एक पनामा केस आया, उसके बाद से जो है वो जवाल पजीर हो गए। देखिए कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं जो इकानमी है वो बन चुका था। और जब उनको नवाज शरीफ साहब की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया गया, तो फिर उसके नतीजे में जब पीटीआई का दौरे हुकूमत आया तो जो 24वीं इकानमी पाकिस्तान बनने जा रहा था, बन चुका था, वो 47वीं
जो है वो इकानमी पाकिस्तान जो है बिल्कुल वो बन गया, सही, क्योंकि ये जो मेशत की बेहतरी के लिए, इकानमी की बेहतरी के लिए, इकनॉमिक मैनेजमेंट के लिए कोई इकदाम नहीं किए। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब। और रिजवान साहब, इसमें देखें तो सिर्फ अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स को टारगेट नहीं किया गया था, बल्कि सियासी रहनुमाओं को भी जो है वो तहरीक इंसाफ के दौर में जो है वो टारगेट किया गया। खसूसन एंटी करप्शन के हम कई केसेस देखते हैं जो उस दौर में खसूसन बनवाए जाते थे। शहजाद अकबर साहब जो PTI के थे वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते थे। वो देखें साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब थे जी और अमलन नैब को, FIA को और एंटी करप्शन को वही चला रहे थे जी, और आखिरी दौर में लाहौर पुलिस को भी वही चला रहे थे। सही। इंतकाम बेसिक जो माइंडसेट था पीछे, वो इंतकाम लेना था और ये टारगेट आता था उनकी तरफ से, लिस्टें आती थी एंटी करप्शन को, लिस्ट आती FIA थी को बकायदा? लिस्टें दी जाती थी कि ये लोग हैं, ये 25 लोग हैं लाहौर के, इन पे आपने पर्चे दें हैं, इनको उठाना है, इनकी प्रॉपर्टीज आपने डिमोलिश करनी है। फिर एक मैकेनिज्म इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डेवलप किया जिसके तहत इन्होंने 36 अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स थे पंजाब के, उनको ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के थ्रू ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो रेफरेंस भेजेंगे नून लीग के जो लीडरान हैं उनके खिलाफ और जो एक्टिव वर्कर्स हैं उनके खिलाफ जी, हर हल्के में। सही। और उन रेफरेंस की बुनियाद पे प्रोविंशियल जो एंटी करप्शन है इसके हर डायरेक्टरेट में पर्चे होंगे और उसके बाद लोगों को उठाया जाएगा सही। और उनकी जो अमलाक हैं उनको डिमोलिश किया जाएगा ताकि उनकी वफादारियां चेंज कराई जा सकें। इसके पीछे कोई रिकवरी करना नहीं था कि कोई आपने सरकारी वसाइल से बस टारगेट करना था। सिर्फ टारगेट करना था ताकि उन्हें तोड़ा जा सके, उनकी वफादारियां चेंज कराई जा सकें। मजमूई तौर पे 100 से ज़ायद पर्चे दिए गए जिसमें मुझे याद है कि खुरम दस्तगीर खान, उनके वालिद पे एक पर्चा हुआ, उनके अलावा ख्वाजा आसिफ, उनकी अहलिया पे पर्चा हुआ, उनके बेटे पे पर्चा हुआ, राना सनाउल्ला, उन पे उनकी अहलिया पे पर्चा दिया गया, राना सनाउल्ला, उनकी जो अहलिया है उन पे पर्चा दिया गया। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के ऊपर पर्चा दे पाकपतन में कोई केस, पाकपतन अराजी केस का पर्चा दिया गया। इस तरह हर वो पुराने मियां जावेद लतीफ पर भी कोई टारगेट, मियां जावेद लतीफ जो हैं उनके ऊपर और उनकी 80 साला वालदा के ऊपर FIR दी गई और उनकी वालदा की गिरफ्तारी के लिए जो है उनके घरों में रेड हुए और उस पे वो पेश भी होते रहे। उन्होंने आके वहां पे बताया कि जी ये मामला, इस पे डिप्टी कमिश्नर पहले लारी अड्डे का वहां उनकी पे वालदा को गिरफ्तार करने के लिए भी वो जाते रहे। और एक तरफ आप खवातीन के एहतराम की बात करते हैं तो दूसरी जानिब 80 साला बुजुर्ग खातून का तो हर माशरे में एहतराम होता है। PTI के दौर में जो सलूक रहा है वो देख लें। बिल्कुल, आप देखें, आप की नज़र से गुजरा होगा शीरी मजारी जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक मामला हुआ था जब हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला बने थे। हालांकि ये पर्चा भी सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में ये पर्चा हो चुका था, ये भी PTI के दौर का पर्चा था और इसको बैलेंस करने के लिए ये पर्चा दिया गया। ऐसे शो किया गया कि जैसे शो ये किया गया कि ये मुस्लिम लीग नून ने ये पर्चा दिया है इनके दौरे, लेकिन इनके अपने दौर में ये पर्चा सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में डेरा गाजी खान रीजन में हो चुका था। उसके बाद इस पर्चे को मंजर आम पे इस तरह से लाया गया और सोशल मीडिया के ऊपर जो ब्रिगेड तैयार की गई थी उसने कैंपेन इस तरह की कि तासुर ये दिया गया कि खवातीन को जो है विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन अमलन इसकी जो दाग बेल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में डाली गई और एहतसाब के जो इदारे थे उनको एज अ टूल इस्तेमाल किया गया, उनको पॉलिटिकल विंग बना के रख दिया गया। मुझे याद है कि इस तरह से जो है वो पर्चे हो रहे थे और गिरफ्तारियों के लिए जो है एक कैंपेन चलाई जा रही थी कि उसी दौड़ में एक साबिक मुस्लिम लीग नून के MPA थे मियां अहमद महमूद, उनके ऊपर एक शादरा साइड से तो एंटी करप्शन की टीम को ऊपर से नाम आया तो शायद गूगल पे सर्च मारी होगी और वो उन दिनों PMLN छोड़ के PTI में शामिल हो चुके थे। ठीक, उनके डेरे पे एक रेड हो गया कि ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। ठीक, हालांकि वो PTI ज्वाइन कर चुके थे। PTI ज्वाइन कर चुके थे। उसके पीछे जो एक स्पिरिट था वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन थी कि विक्टिमाइज करना है और इस्तेहसाल करना है और उन पर्चों का निकला कुछ नहीं। 100 से ज्यादा लोगों पे पर्चे दिए और वो अभी तक कोर्ट्स भुगत रहे हैं, अदालतें भुगत रहे हैं। और उसके बाद अब जबकि ये FIRs हुई हैं इन दिनों में, यानी फरा गोगी के ऊपर FIR हुई और अभी FIA ने उस मामले को टेकअप किया है। ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर जिस तरह से एक करप्शन का बाजार गर्म किया गया कि DP और डिप्टी कमिश्नर जो हैं, हिस्ट्री में कभी नहीं सुना होगा जो साहब के कभी पैसे दे के लगे हों। उस 2-2 करोड़ रुपया रेट था बुज़दार दौर में। पाकपतन वाला वाकया हुआ था वो भी आपके सामने, वो हमारे अली साई साहब ने ब्रेक किया था, वो जो इबरत का निशान बनाया गया।
कि उन्होंने बुशरा बीबी का जो खानदान था उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो उसके ऊपर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, ओएसडी बनाया गया। उसके बाद उनकी पेशी हुई यहाँ पे सरदार उस्मान बुज़दार के दरबार में, और वहाँ पे जमील एहसन गुजर साहब जो हैं वो हम मौजूद थे। उन्होंने उनसे सवाल जवाब किए कि आपकी ये जुर्रत कैसे हुई। इस तरह से जो सरकारी अफसरान थे उन्हें जिस तरह घरेलू मुलाजिम को ट्रीट किया जाता है, इस तरह का रवैया उनके साथ रवा रखा गया। और पंजाब के अंदर ये जुबान ज़द आम थी ये सारी चीज़ें कि डिप्टी कमिश्नर का ये रेट चल रहा है और डीसी का ये रेट चल रहा है। आपने अगर डिप्टी कमिश्नर लगना है तो आप 2 करोड़ रुपया लेके आ जाएं और आके लग जाएं। और अब ट्रांजैक्शंस भी पकड़ी गई हैं, कोई 45 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस थी। ये किसकी पकड़ी गई है? ये एंटी करप्शन ने पर्चा दिया 1.5 माह पहले, जिसमें जो साबिक डीसी लाहौर थी सालिया सईद, उनके बारे में एंटी करप्शन ने दावा किया कि 45 करोड़ रुपए की हमने ट्रांजैक्शन पकड़ ली है, जिसमें 5 ब्यूरोक्रेट्स को नामजद किया, जिसमें ग्रेड 20-19 के अफसरान उनके भी फरा गोगी और जमील गुजर ये जो ग्रुप था इनके साथ बड़े रुआबत थे। बिल्कुल, वो यही उस एफआईआर का कंटेंट भी ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते थे, और वो पैसे फरा गोगी की जो वाई ब्लॉक डीएचए लाहौर में रेजिडेंस है वहाँ पहुँचाए जाते थे, और उनका पर्सनल असिस्टेंट था आसिफ, उसके थ्रू ये रकम आती थी। और ये रकम जो है वो बाद में इब्राहिम मानिका भी इसमें हिस्सा वसूल करते थे, जो बुशरा बीबी के बेटे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इसमें शेयर होल्डर थे जिनको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती थी पैसे की। तो अरबों रुपया है जो ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग की मद में। ये सिर्फ एक हेड है जो CNW के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर हुआ, जिसमें मोहम्मद खान भट्टी के ऊपर पर्चे हैं, साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज लाई उनके बेटे मोनस इलाही पे पर्चे हैं। वो पंडोरा बॉक्स अलग है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का एक नया मैकेनिज्म बनाया गया था, एक कार्टल बनाया गया था कि ये 4-5 ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर आपने कोई अच्छी पोस्टिंग लेनी है तो आप इनको पैसे दें। वो पैसा जो है एक सिस्टम के थ्रू फरागोगी तक पहुंचता था, और वो फिर उसके बाद आर्डर हो जाते थे। उस इदारे का सरबराह जो है उस अफसर के आर्डर कर देता था कि इसे यहाँ पे लगा दिया जाए। और एक लूट मार का बाजार था जो कि गर्म रहा। लेकिन एंटी करप्शन को ये सारी चीजें नजर नहीं आई। एंटी करप्शन जो है वो सिर्फ पीटीआई के दौर में एंटी करप्शन सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे लगा रहा कि जो पॉलिटिशियन थे उनकी पकड़ धकड़ के लिए, बिलखसूस जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की गई, हत्तुल इम्कान ये कोशिश की गई, लेकिन इसमें जो है वो कारगर साबित नहीं हुई ये सारी कोशिश। राना सनाउल्लाह और उनकी वाइफ के ऊपर कर देना, ये भी तो एक बड़ा सिर्फ टारगेट सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई। जी, उनकी अहलिया पे पर्चा दिया गया, उन पे पर्चा दिया राना सनाउल्लाह के ऊपर, और उनकी गिरफ्तारी के लिए कैपिटल में जाके तब रेड किए गए जब वो वहाँ पे फाकी वजीर दाखिला थे। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट था कि यहाँ पे पंजाब में चूंकि चौधरी परवेज लाई बैठे हुए थे, तो ये यहाँ से पुश किया जा रहा था कि जी आप पकड़े, और खान साहब की तरफ से, साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से ये बार बार कहा जाता था कि जी गिरफ्तारी करें आप। तो यहाँ से टीम जाती थी और वहां जाकर रेड किए जाते थे। और उस पर्चे के अंदर जो है अदालत में भी कुछ चीज साबित नहीं हो सकी, उसके अंदर कुछ चीज निकली नहीं। महज इन्होंने एक पर्चा दिया और उसके ऊपर रेवेन्यू का कुछ रिकॉर्ड जो है वो बना के उसको टेम्पर करके उसको ले गए, और उसके बाद वो चीजें साबित नहीं हो सकी, जिसके बाद वो मामला जो है वो ड्रॉप कर दिए गए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंटी करप्शन को एक महज पॉलिटिकल टूल के तौर पे जो है चौधरी परवेज लाई के दौर में और उससे पहले सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में जो है इस्तेमाल किया जाता रहा। बिल्कुल, खालिद साहब क्या कहेंगे इस पे कि पीटीआई के दौर में तो एंटी करप्शन को खुसूसन और जो दीगर महकमे थे उनको टारगेट दिए जाते थे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को किस तरीके से वफादारियां तब्दील करने। आप बात कर रहे थे एंटी करप्शन में राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया मोहतरमा के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, तो असल में तो जो बड़ा मुकदमा उनके पीटीआई के दौरे हुकूमत में था वो जो उनके ऊपर जो हीरोइन का जो केस जो है वो डाला गया, और किस तरह फिर जो है उनको जेल के अंदर अजियतनाक जो जेल है आप सब जानते हैं कि वो बर्दाश्त उनको खाना नहीं देते थे और फैमिली से मुलाकात नहीं होने देते थे और बड़ी मैं समझता हूँ कि अजियतनाक जेल जो है वो हमारे वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। और देखिए कि पीटीआई के चेयरमैन क्या कहते थे, हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, लेकिन खुसूसन वो टारगेट खुसूसन इसलिए टारगेट करते थे, इसलिए नजायज मुकदमात बनाए गए कि राना सनाउल्लाह जो है वो
एक सियासी अमल के जी, जरिए बिल्कुल। आगे आए हैं और वो उनकी सियासी जो पॉलिसियां थी जी, और बड़े चेयरमैन बेहतरीन PTI अंदाज में की, मुस्लिम लीग नून उनको वो हिट करते थे, जी, उनको वो जवाब टारगेट देते करते थे जवाब। और फिर मीडिया के अंदर एक हाइप जो है जी। वो PTI के खिलाफ जो है वो डेवलप होती थी। तो सही। इस वजह से सबसे ज्यादा जो टारगेट किया गया PTI के दौरे हुकूमत में वो शरीफ फैमिली के बाद अब वो राणा सनाउल्लाह साहब बिल्कुल को ठीक किया कह रहे हैं, शरीफ फैमिली को किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसी तरीके से मरियम नवाज, हमजा शहबाज को जेल में रखा गया। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक, हाफिज़ नुमान, एक लंबी लिस्ट है। राणा सनाउल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक करते हैं। कितनी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं, मगर मेरी सोच तुम्हारे इर्द गिर्द तवाफ करती रहती है। मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर सकी। मुझे आपको घर के दरवाजे से वापस नहीं भेजना चाहिए था। तेरी हर खुशी के लिए मैं हर गम उठाने लगा और तुझे दुखी नहीं देख सकता। खुदा बख्श नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? खुदा बख्श गांव छोड़ के चला गया चौधरी साहब। खुदा बख्श गाँव छोड़ के चला गया, मगर क्यों? इजाज की बदतमीजियां तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे बाबा जान से बात करनी चाहिए। साहब कौन है जो उनसे जमीनें खरीद रहा है? चौधरी इजाज? सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में दो टैइक्वांडो एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद अवैस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और प्रोफेसर मोइनुद्दीन मेराज साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टैइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट है। नाजरीन को बताइए है क्या बेसिकली?
ताइक्वांडो जो है ये कोरियन मार्शल आर्ट्स है और ये ताइक्वांडो के दो स्टाइल्स हैं, एक WTF है जिसे कहते हैं वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन और एक है इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन। सही। ये बोथ नॉर्थ और साउथ कोरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। सही। तो इसको जो बेसिक फॉर्म 50s और 40s की सीरीज में दिया गया एक प्रॉपर स्टाइल, उनका नाम था मिस्टर जनरल चोई होंग। सही। और ये बिलोंग करते थे नॉर्थ कोरिया से। ठीक। उसके बाद इन्होंने WTF जो कि आजकल ओलंपिक में शामिल है, ये मार्शल आर्ट्स का स्टाइल वाहिद है, उनको उन्होंने डेवलप किया उसकी टेक्निक्स को। उसके बाद फिर ITF उनका अपना स्टाइल था। सही। उसके वो बानी भी हैं जी। और हमने ये इसको स्टार्ट किया और इसमें हम लोग ग्रैंड मास्टर्स इस टाइम जो हमारा ओहदा है ब्लैक बेल्ट ग्रैंड मास्टर्स 8 डाउन। सही। आगे डिग्रीज होती हैं ब्लैक बेल्ट्स के बाद। सही। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो आप हाईएस्ट पर हैं? हाईएस्ट लास्ट 9 डाउन होता है। आप 8 पर हैं? 8 पे हैं। ठीक ठीक। ये इसी तरह प्रोफेसर मोइनुद्दीन साहब, किस तरह ये शो किस तरह पड़ा आपको? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन जी आपका। ये हमें जो है बचपन में हमारे मामू वो शोतोकान करते थे और वो जापान से करके आए थे वो, और वो बचपन में जैसे 3 साल 2 साल 3 साल एज हमारी थी तो हमें आगे सिखाते थे। फिर ब्रूसली की मूवीज़ और जब हमें सिखाना फिर ब्रूसली भी ताइक्वांडो, ब्रूसली ताइक्वांडो, उसने ताइक्वांडो नहीं था, वो था कंग फू, लेकिन उसने जित क्वांडो अपना स्टाइल ईजाद किया था और उसने फिर इसके ताइक्वांडो के बारे में कहा भी था कि आने वाली जो स्पोर्ट्स होगी वो ताइक्वांडो होगी। सही। जित क्वांडो से आगे ताइक्वांडो भी। सही। तो वो चाइनीज़ था, चाइनीज़ कंग फू, ताइक्वांडो इज़ कोरियन। और शौक का जो आपने पूछा मामू से पढ़ा। फिर अंदर जो एक आग सी जलती थी शुरू से, शौक था कि नहीं, शौक था कि आग सी मुल्क का जो फ्लैग अपने पाकिस्तान का वो पूरी दुनिया में सरबुलंद करे और ऐसा कारनामा करें कि जो किसी ने कभी ना किया हो। सही, बिल्कुल। तो वो एक बर्निंग अंदर हमेशा जलती थी, आज भी जल रही है और हम कर रहे हैं वर्क आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो इस तरह से जो है फिर कोई हमने जब अपनी 19-20 एज में पहुँचे तो हमने देखा कि पाकिस्तान में से आज तक किसी ने जो है वो कोई इंटरनेशनल चैंपियन नहीं है। सारे नेशनल लेवल पर तो हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर लोग जाते हैं और बस एक नाम ही होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर गए हैं, रिप्रेजेंट किया है, बट नॉट गोल्ड मेडल। कोई गोल्ड मेडल नहीं है, कोई मेडल नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं है। सही। तो पाकिस्तान के 23 से 24 करोड़ तकरीबन आवाम जो है उसमें पहले हम दोनों जो है इंटरनेशनल चैंपियन है जर्मन से। अच्छा, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और नाजरीन, प्रोफेसर अवैस साहब और प्रोफेसर मोइनुद्दीन दोनों सगे भाई हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप दोनों भाई भी हैं, फिर आपस में कोई मुकाबला होता है? वैसे आपस में हमारा जो वर्कआउट होता है डेली वो 4000 टेक्निक्स होती हैं। 4000 टेक्निक्स? यस। तो उसको हम जो है रोज़ाना में करना होता है। सही। ग्रैंड मास्टर लेवल ऐसे अचीव नहीं होता, इसके पीछे रिगरस ऑफ ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइज होती है। यस यस, कंटिन्यूस। अभी भी 5 बजे से जो है वो अजानों के उठे हुए हैं। अच्छा, सुबह 5 बजे सही वर्किंग में। हमारी रूटीन है, सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक की तिलावत यासीन पढ़ते हैं और मुकाबले में भी हम यासीन पाक पढ़ के उतरते हैं। सही। उससे उसके बगैर जाते नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अब जो देख रहे हैं लोग, क्योंकि ये कोरियन मार्शल आर्ट है, लेकिन लोगों को ज्यादा इस हवाले से नो हाउ नहीं है, उनको आसान लफ्जों में किस तरह बताएं? जी, ताइक्वांडो ये 3 लफ्जों का मजमुआ है। टे मीन्स लेग्स एंड फुट, हाथ और पैर। क्वान मीन्स फिस्ट, मुक्का, फिस्ट। एंड डो मीन्स मेथड और वे। इंग्लिश में इसको ऐसे कहेंगे, ताइक्वांडो इज आर्ट ऑफ फाइटिंग विद फीट एंड फीस्ट। सही। ताइक्वांडो लात, पैर और मुक्के को इस्तेमाल करने का तरीका या रास्ता है, इसका तर्जमा ये। सही। तो बेसिकली इसी के अंदर सारी डेफिनेशन आ जाती है इसकी। और ये एक जदीद किस्म का सेल्फ डिफेंस भी है। जिस तरह के आजकल गर्ल्स के बड़े वाक़यात आते हैं कि उनको हैरेसमेंट किया जाता है, तो उसमें उनके लिए इसमें जो बहुत लेटेस्ट किस्म की डेवलपमेंट्स हैं जिसको वो सीख के अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकती हैं। तो अब मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कि वो अपनी बच्चियों को कम से कम इसका सेल्फ डिफेंस जो है वो ज़रूर सिखाएं, ताकि वो डिफेंड ओवर सेल्फ खुद करें अपना। और इसमें रेप डिफेंस भी आ जाता है फिर। अच्छा मोइनुद्दीन साहब, जो लड़के देख रहे हैं, नौजवान है, क्योंकि अब तो छुट्टियां गर्मियों की बेशक ख़त्म होने वाली हैं, मैट्रिक के हवाले से अगर हम बात करें रिजल्ट भी आ गए हैं, लेकिन उनके लिए क्या वो किस तरीके से सीख सकते हैं? जी, पहले तो उन्हें एक अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपना आपको बताया कि बचपन से हम एक अंदर एक बड़ा आग जलती थी, पेरेंट्स की तरफ से हमें थी कि एक हमें पेरेंट्स की तरफ हमें बताया जाता था सही कि मुल्क के लिए कुछ करें, सही, ऐसा कारनामा करें कि जो सदियों तक याद रखा जाए। सही।
अब यही मैं उन्हें अपनी नेशन को कहूँगा कि जिन्हें हम बिल्ड कर रहे हैं और जो हमारे दूसरे दोस्त अहबाब साथी हैं तमाम शोबाजात में, तो अपने अंदर जो है पहले एक सोच लेके अच्छी पॉजिटिव सोच, फिर एक एम रखें और हाईएस्ट लेवल का एम रखें और फिर उसको स्टार्ट करें, देन अल्लाह ताला कामयाबी सीख देता है। कैसे सकते हैं? जी, मैं इनकी बात को थोड़ा सा बड़ा करूंगा। हमने एक अपना प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, नेशनल बिल्डअप प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड। ठीक। उसमें हमारे पास जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे साथ एफिलिएट हो चुकी हैं और हमने पाकिस्तान में इसका वर्कआउट शुरू कर दिया है स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ठीक। उसमें हम जो है इस गेम के थ्रू पाकिस्तानी कौम का जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको पॉजिटिव वे में सिखाएंगे ताकि वो आगे पॉजिटिविटी के साथ अपने डिपार्टमेंट्स में परफॉर्म करें। सही। तो ये ना सिर्फ गेम है बल्कि ये एक रास्ता है आपका जिंदगी का, वे ऑफ लाइफ। और एक एक्सरसाइज भी तो बहुत बड़ी है ना। आप क्योंकि एक्सरसाइज इस वक्त नीड ऑफ एन आवर है, हम वक्त की जरूरत है। ये कम से कम एक्सरसाइज डेली बेसिस पे हम सबको करनी चाहिए और इसके करने से आप मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली फिट रहते हैं। सही। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा यही है। तो प्रोफेसर मोइन साहब आपको एक अपना बड़ा खूबसूरत वाकया बताएंगे इसमें। जी बिल्कुल जी। पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं, एक इसमें आवाज़ शुरू में यूज़ होती है क्याप। अब इसके 2 वर्ड है ये भी, KEHAP, हॉप, की हॉप। की मीन्स एनर्जी, हॉप मीन्स कंबाइन योर। ये कौन सी लैंग्वेज? कोरियन। ठीक है। एक्चुअली एक फोर्स है, कंबाइन योर एनर्जी थ्रो साउंड। अब जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा व्हाट इज की आप। हर कोई ऊंची बोल देता है, चीख मार सकता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस में नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि इसको हमने फोर्स को कैसे डेवलप करना है। सही। फिर जो वाकये का बताना चाहते जिक्र कर रहे थे, जब हम 2002 में इनवाइटेड थे इंटरनेशनल चैंपियनशिप में। किस जगह पे? जर्मन। सो यहाँ से हमारी जो ट्रैवलिंग जो थी, सफ़र जो था, तो वो कोई 28 आवर्स का हो गया था। वो कैसे हुआ था? उस टाइम पे 9/11 का नया वाकया हुआ था। सही। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जब हम पहुंचे तो 4 कमांडोज थे वहाँ पर, 2 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थे। अब उन्होंने जो है वो हमें जब 2-3 दफ़ा क्रॉसिंग की, स्कैनिंग की हमारी 3 मरतबा, तो उसके बाद उन्होंने कहा दोबारा जी आप कैबिन में लेके जाते। जितने भी मुसलमान आते थे उनकी ऑलमोस्ट मुसलमानों की चेकिंग होती थी, कपड़े उतार के चेकिंग होती थी। अच्छा जी। सो मैंने कहा जी हम जी कपड़े नहीं उतारेंगे, 3 दफ़ा आपने स्कैनिंग कर ली हमारी। तो कहते हैं कि आपको वीज़ा किसने दिया है? मैं कहा जी आपकी एम्बेसी ने दी है, आप उनसे ये पूछें जाके कि आपको वीज़ा दिया क्यों है। तो वो फिर अपने कैबिन में ले गए, बैठाया उन्होंने। सो जब वापस आए तो वापस आके उन्होंने जो है वो बाव किया है, झुक इस्लाम की है चारों ने, और उन्होंने कहा यू आर रियल मास्टर। सो फिर उन्होंने कहा आप कोई टेक्निक भी करके दिखाएं। फिर अब प्रोफेसर वायस साहब ने टेक्निक की, आगे एक शीशा आ गया। उन्होंने कहा अगर आगे मैं करूँगा तो टूट जाएगी है, शीशा टूट जाएगा। सारों ने क्लैपिंग की। फिर आप कहते मुझे कहते आप भी कुछ करके दिखाएं। अब मेरे डेट टाइम हमारे जो थे पुशअप जो थे कोई 10-15 मिनट के अंदर 100 के सेट निकाल के मुख्तलिफ जो स्टाइल्स में 1000 पुशअप से हमारे। सही। और 1000 सही। और स्पीड हमारी जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट किक्स थी हमारी। अब मैंने जो है कहते आप भी कुछ करके दिखाएं। अब जैसे ये सामने डेस्क है, उसके अपने डेस्क के जो है बाहर पीछे खड़ा हुआ था। मैंने उसे कहा अगर यहाँ से आप हिले या थोड़ा सा ऊपर हुए तो आपकी गर्दन टूट जाएगी, हिलना नहीं है। तो कहते हैं ओके। अब मैंने जो है जंपिंग 360 डिग्री जो है उसके सर के ऊपर से घुमाई, तो बाकी 1-2 लड़कियाँ और एक लड़का जो कमांडो था वो क्लैपिंग कर रहे हैं, और वो कहता हुआ कि इसके लिए क्लैपिंग भी कर रहे हो। अब उसको पता नहीं चला कि मैं मेरी किक घुमा दी कर दी और नीचे आ गया हूँ। अच्छा। हाँ, उसने फिर अपनी जो है वो मूवी में देखा रिकॉर्डिंग में। तो फिर अब जर्मन का होता है जब वो बहुत हैरान हुए थे वो ऐसे करते हैं। अच्छा। तो वो उसने क्लैपिंग शुरू कर दी, यू आर रियल मास्टर। फिर बाग इस्लाम किया। अब हमें जो है वो कोई अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाए तो आपको फिर दूसरी ट्रेन का जो है वो इंतजार करना पड़ता है, टिकट्स लेनी पड़ती हैं। सही। पूरा प्लान लेना पड़ता है। हमारा प्लान तो मिस हो गया होता। अब इस तरह से वो कमांडो जो थे वो हमें रेलवे स्टेशन बानोफ नीचे तक लेके गए, और वहाँ जाके जो है वो रेलवे स्टेशन में टिकट लेके जो है फिर पूरा प्लान दिया। अब वहाँ जब पहुँचते हुए हमें 28 आवर्स हो गए थे। अच्छा। 28 घंटे। अब 28 घंटे जब आपको जागते हुए और ट्रैवलिंग करते हुए हो जाएं तो आप कहाँ से करेंगे। अब उसमें मेन ये चीज़ थी कि जी वहाँ पर हमारा मध्य मुकाबिल जो एक इंडिया भी था और अमेरिका भी, काफ़ी बड़ी टीम थी, यूरोपियन कंट्रीज थे। अब वो उन्होंने काफ़ी हुनर हुटिंग की कि ये 2 जो है ये पाकिस्तानी जवान क्या करेंगे आके। जी। थके भी हुए थे,
और सर्दी थी, सर्दी की थकावट के क्रैम्प पड़ रहे थे। फिर अपना जो हमारा कौमी तरह जब चला वहाँ पर और उसमें हमने अपनी मुल्क की जो है वो नुमाइंदगी की है। सही। उसके बाद में हम जजिंग में भी थे, रेफरिंग में भी थे और कहते कॉम्पिटिटर भी। फिर उन्होंने जो है हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे कि थोड़ा सा मैं आराम करता। कहते व्हाट मैंने कहा आपको तो कॉल आई थी पता है कि जाग रहे हैं 28 आवर्स। कहते यस आई नो। तो फिर दो उन्होंने जो है हमें ब्लैक बेल्ट सेकंड डाउन दिए कि आपने कोई भी चीज़ मांगे तो आप इनको देने। 2 लड़के 2 लड़कियाँ थे। सही। सो जब हम लेटे हैं तो थोड़ा सा लेटे हुए दरूद पाक पढ़ रहे थे और आंखें बंद की थी, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। सही। नींद तो आती नहीं है जब मुल्क के लिए आप निकले हों। सही। फिर कोई 5 मिनट ज़्यादा लेटे होंगे आंखें बंद की। फिर उठे, उठ के जो रनिंग की है और जब एक्सरसाइज शुरू की है और मैंने उन दोनों जो है वो सेकंड डाउन जो ब्लैक बेल्ट थे अपने ऊपर जो है कंधे पे खड़ा करके 50 पुशअप निकाले। अच्छा। और उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग की। तो सब वो एकदम से सारे जो है वो डर गए। एक शोर सा उन्होंने जाके मचा दिया कि ये जो पाकिस्तानी ये वेल ट्रेन ग्रैंड मास्टर मास्टर डेट मास्टर वी मास्टर 5 डाउन मास्टर्स आए हैं, ये जो है इनसे ऊपर कोई नहीं है, ये बहुत पावरफुल है और बहुत खतरनाक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है वो वहाँ पर रब्त है। सर फिर वहाँ पे जो ना वहाँ पे हमारा मुकाबला टाई हो गया। सही। वहाँ पे किसके साथ, किस मुल्क के साथ? अमेरिकन के साथ। ठीक। उसमें फिर वो ब्रेकिंग पे आ गया बात। फिर ब्रेकिंग्स करनी होती है बोल्ट की। वो 2.7 सेंटीमीटर ऑक की लकड़ी होती है जो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ी है। सही। तो उसको फिर जो था ना वो ब्रेकिंग में भी मेरे पास उस टाइम पर स्पेशलिटी थी जो कि वर्ल्ड के चंद मास्टर जानते थे, ब्लाइंड ब्रेकिंग। सही। तो वो ब्लाइंड ब्रेकिंग से मैंने उसको ब्रेक किया। उस टाइम पे उस इलाके का मेयर भी वहाँ पे अपनी सीट से खड़ा हो गया देखने के लिए। ऑलमोस्ट ज्यूरी सर खड़ी हो गई थी। मेरे पास वीडियो मौजूद है और वो वीडियो क्लिप भी आप देख सकते हैं। उसमें फिर उसने जब जैसी ब्रेक हुई तो वो क्लैपिंग करने लग गए सारे और फिर वहाँ के जितने मास्टर्स और क्लब थे वो हमारे पीछे पीछे। आप विनर हुए फिर उसमें? विनर हो गए। 2 गोल्ड मेडल्स और बेस्ट ऑफ द बेस्ट इवेंट की ट्रॉफी भी हमने ली 2002 में। यस 2000 से। उसके बाद डिफरेंट सेमिनार्स में हमें बुलाया जाता है। ये डेली बेसिस पे कितनी देर इसके लिए रिक्वायर्ड? जस्ट आप 45 मिनट्स दें इसको। 45 अगर प्लेयर बनना है वर्ल्ड क्लास। ठीक 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 ठीक। वैसे तो 3 डेज भी काफ़ी हैं आजकल के लिए। अगर आपने बिल्कुल वर्ल्ड क्लास चाहते हैं कि मैंने बनना है, बहुत जल्द बनना है, फिर आपको रेगुलर ट्रेनिंग 5-6 डेज इन अ वीक करनी होगी 45 मिनट्स। अच्छा, गवर्नमेंट किया पीएम साहब, उसमें उन्होंने हम दोनों का नाम जो था वो नॉमिनेट किया हुआ था ब्रीफिंग के लिए। तो जब मुसाफा हुआ उनसे, उनको बताया, उन्होंने मुबारकबाद भी दी। सही सही। वो इनकरेज भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं उनको। फिर हमने अपना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का जो एक था लेटर वो उनके दिया और उन्होंने उसे कंसिडर किया है। उम्मीद है कि वो जल्दी हमें इसको देंगे दोनों को। अच्छा, आप कह रहे हैं 45 मिनट्स जो है वो डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है जी। अब जैसे लोग जो है लाहौर में या पंजाब के जो दीगर या पाकिस्तान के कहीं पे भी लोग बैठे हुए हैं, तो क्योंकि ये स्पोर्ट्स इधर इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, तो किस तरीके से आप समझते हैं कि फेमिलियर हो सकती है? थ्रू स्कूल्स एंड थ्रू यूनिवर्सिटीज एंड थ्रू कॉलेजेस। सही। ये जो है इस तरह से हम लोग चल सकते हैं। सही। और क्योंकि उधर बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ पड़ रही होती है। ऑब्वियसली उधर से ही आपके जो हैं वो इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं। किसी को आर्ट्स में होता है, किसी की इंजीनियरिंग में, किसी ने डॉक्टर, किसी ने इसी तरीके से कंपटीशन पे। इट डजंट मैटर कि वो गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट। आपको जो है ना वो अगर सब स्कूल्स वाले सपोर्ट करें। सही। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग इसी को करें। सही। जर्नल सब स्पोर्ट्स को करना चाहिए और सब स्पोर्ट्स हैं वो जिंदगी का हिस्सा है। हर एक की अपनी एक क्वालिटी है, खूबसूरती है, ब्यूटी है उसमें। सही। तो इसमें सर एक और चीज़ है कि ये जो है ताइक्वांडो की जो एक्सरसाइजेज हैं जितनी हम करवाते हैं, ये एक्सरसाइज सारी वर्ल्ड क्लास एक्सरसाइजेज हैं। इसमें जो है तमाम स्पोर्ट्स में आपकी लाइफ में इवन देन जब आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आपको रिलैक्स करती है, आपको फिट करती है। आप सेहतमंद होंगे तो आप आगे अच्छा वर्क कर सकते हैं, अच्छा स्टडी कर सकते हैं। तो आपकी पूरी लाइफ में काम आती है। जब आप एक दफ़ा सीख लेते हैं एक्सरसाइजेज भी, तो आप अगर मॉर्निंग में 15 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ में काम आती है। बिल्कुल, आप सेहतमंद रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद अवैस साहब और प्रोफेसर मोइनुद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें बड़ी इंटरेस्टिंग गेम ताइक्वांडो के हवाले से बताया। और नाज़रीन, बात तो बिल्कुल ठीक है कि
45 मिनट्स का ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल के मुताबिक जो डॉक्टर्स भी जिस तरीके से कहते हैं कि हम सबको अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो चुकी है, रोज़मर्रा की रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, क्योंकि ये वॉक भी जो है वो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।